वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर और ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 6 है। हमारा उद्देश्य है कि लक्ष्मीकांत की जो ये पुस्तक है इसको 100 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना। 5 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमारे संविधान का निर्माण और हमने जो आर्टिकल नंबर 1 to 4 का पार्ट 1 जिसमें भारत के यूनियन और टेरिटरीज के बारे में है, और उसके बाद आर्टिकल नंबर 5 से 11 जिसके में भारत में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में हम प्रीएम्बल और सेलिएंट फीचर्स लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट किया था। आज लेक्चर नंबर 6 में बेसिकली प्रोबेबली आर्ग्यूएबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो करने की कोशिश करेंगे। दोज आर दी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में दिए गए हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 12 से 22 तक और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 7 में होगा 23 से 35 तक का। तो बने रही साथ में पूरा का पूरा। मौलिक अधिकार, ऐसा कोई भी यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है जिसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना हो। इतने इंपॉर्टेंट है ये। इट इज द ह्यूमन इंजेन्युइटी की जो सबसे बड़ी इपिटमी है वो है फंडामेंटल राइट्स। आज सुनने में इतने नॉर्मल लगते हैं, इतने नेचुरल लगते हैं, बट इट हैज टेकन अस मोर देन 1000 years टू रीच दिस। फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं कहते, इनको लीगल राइट्स नहीं कहा जाता, इनको फंडामेंटल, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहा जाता है। इनके जितने भी न्यूएंस हैं उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट से बिगिन करते हैं हम लेक्चर नंबर 6। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्टिंग में टिल दी फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम सारे के सारे जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, जो प्रावधान हैं, वो आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर फंडामेंटल ड्यूटीज, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम और हम स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब कॉन्सेप्ट्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अनुच्छेद थोड़ा सा बैकअप ले लेते हैं। वैसे यूपीएससी पिछले 20 सालों में कभी भी आर्टिकल नंबर के बारे में नहीं पूछता कि कौन से आर्टिकल में कौन सा हमारे कौन से अधिकार है या क्या दिया गया है। आर्टिकल्स नहीं पूछता है, दे ऑलवेज गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स। तो याद रखिएगा। परंतु जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम है या फिर जो और एसएससी के एग्जाम है या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, दे माइट एक्चुअली आस्क यू अबाउट आर्टिकल ऑल्सो। आर्टिकल को रट्टा लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको वैसे भी सरलता से बस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे 2-3 बार तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो काम के जितने भी आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। 470 के करीब आर्टिकल हैं जिसमें से 200-250 ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, तो ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस करना। व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके और मेरे और इंडिया में पैदा हुए हर एक नागरिक को उपलब्ध हैं और इन्हें किसी भी तरीके से वापस नहीं लिया जा सकता। नो मैटर व्हाट यू डू, इट कैन नॉट बी टेकन अवे ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट वी विल कम टू दैट इंपॉर्टेंट न्यूएंस। एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक दिन की बात नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को आने में लगे हैं कम से कम 1000 साल। और हमारे मॉडर्न इतिहास में जो फंडामेंटल राइट्स का जेनेसिस है उसको माना जाता है मैग्ना कार्टा 1215 में। 1215 ईस्वी में हुआ क्या कि जो इंग्लैंड के राजा थे और वहां के बैरन्स मतलब कि वहां के एक रिच क्लास जिनके पास प्रॉपर्टी थी, बड़ी एस्टेट होती है, उनको बैरन्स कहा जाता है, ठीक है, सरलता के लिए। इन दोनों के बीच में पहली बार अग्रीमेंट हुआ कि कुछ जो इनके एरिस्टोक्रेटिक राइट्स हैं उनको राजा स्वयं नहीं ले सकता है। देखिए, इससे पहले अगर हम देखें इतिहास को, इतिहास चलता है मोनार्की पर। राजा एक होता है, एक कॉन्करर होता है जो कि एक साम्राज्य इकट्ठा करता है। दैट पर्सन यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। लॉ का भी सोर्स है। अगर उसके अनुसार कि जनता का कोई अधिकार है तो अधिकार है, अगर उसके अनुसार नहीं है तो नहीं है। बेसिकली वो टैक्स लगा सकता है अपनी मन से और टैक्स हटा सकता है अपने मन से, अधिकार दे सकता है अपने मन से, अधिकार ले सकता है अपने मन से। अगर आप राजा के अगेंस्ट कुछ बोलते तो आपको जेल हो सकती थी। ये उसका खुद का विल होता था और उसका विल, उसका वर्ड लॉ होता था। 1215 में पहली बार एक ऐसी घटना घटती है जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। यानी कि मैग्ना कार्टा एक अग्रीमेंट था 2 लोगों के बीच में, इंग्लैंड के जो राजा थे और वहां के जो रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे जिन्हें बैरन्स कहा जाता है। बहुत कम लोग थे, ठीक है, ऐसा जनता के लिए नहीं हुआ था, बट बिगिनिंग जब होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
उन बैरन्स एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस ने मिलके, बिकॉज दे वर वेरी रिच, काफी रिच थे, तो वो जो राजा के जो युद्ध हुआ करते थे उनको फाइनेंस किया करते थे, उनसे काफी ज्यादा टैक्स आता था, तो राजा इस प्रेशर में था कि इनको दुखी ना किया जाए। हेंस वो इस बात के लिए मान गया कि आपके कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको मैं नहीं लिया करूंगा। दिस इवेंट केम टू बी नोन एज मैग्ना कार्टा, जहां पे राजा ने अपनी प्रजा के कुछ अधिकारों को मानने के लिए एक अग्रीमेंट कर लिया। बाद में आज के समय में मैग्ना कार्टा एक एडजेक्टिव बन गया है। ऐसा इवेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही सेमिनल होता है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, तो हम अपने पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं एज ए सिंबल टू दिस मैग्ना कार्टा ऑफ 1215। यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है मौलिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का, एंड इट कंटिन्यूज फॉर सेवरल सेंचुरीज। बीच में उसके बाद रेनेसा आता है, एनलाइटमेंट आता है, रैशनैलिटी की एज आती है, जहां पे विज्ञान के ऊपर जोर डाला जाता है कि जो राजा है वो बेसिकली डिवाइन पावर से नहीं है, उसकी जो पावर्स है एक्चुअली में प्रजा में छुपी हुई है। इस प्रकार से पूरे का पूरा जो पैराडाइम था उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, अभी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि जो 1215 में जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन संविधान में। अमेरिका का जो संविधान है 1789 में 1789 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 4 महीने के अंदर अंदर ये संविधान बन गया था। इसके अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल हुआ करते थे। ठीक है, ये बनते ही बहुत जल्दी से अमेरिका का जो नया संसद था उसने ये महसूस किया कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि हमें सबको दे देने चाहिए। तो उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट किए। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड ऑन द सेम डे, और इन 10 अमेंडमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। वो 10 के 10 अमेंडमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स ऐड करने के लिए थे। Those 10 amendments, also known as the Bill of Rights of American Constitution, has been inspiring every culture and every democracy from there on. अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आए तो जब हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी तो फंडामेंटल राइट्स का यही कॉन्सेप्ट पहली बार मोतीलाल नेहरू ने दिया था 1928 में। कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया कि जब भारत आजाद हो तो भारत के हर एक नागरिक को कुछ ऐसे मूल अधिकार प्रोवाइड होने चाहिए जिनको किसी भी प्रकार से छीना ना जा सके। मोतीलाल नेहरू कमेटी ने कहा था 1928 में कि फंडामेंटल राइट्स नीड्स टू बी गारंटीड इन सच अ मैनर दैट दे कैन नॉट बी विदड्रॉन इन एनी सिचुएशन। भाई 200 साल की गुलामी थी। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के लीडर्स थे वो यही रियलाइज कर रहे थे कि इन सब का रीजन यही है कि बेसिकली जो नॉर्मल इंडिविजुअल जो जनता होती है उनका अधिकारों को छीन लेते हैं रूलर्स। तो हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां पे इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई भी ले ना पाए और कभी भी छीन ना पाए। फ्रॉम देयर ऑन मैग्ना कार्टा से लेके और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना स्टार्ट हुआ तो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक्सपीरियंस ने हमें बताया था कि वी विल एंश्योर कि हम लिख देंगे देश के सबसे सुप्रीम लॉ के अंदर कि ये फंडामेंटल, बेसिक, एलिमेंट्री, मूल, मौलिक बिल ऑफ राइट्स सब एक सिनोनिम है। अधिकार जो हैं एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया will have them irrespective of the caste, creed and sex। कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इनको किसी भी प्रकार से लिया नहीं जा सकता, कोई इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और फिर तब हमारे उसके अंदर जब हमारा संविधान बनाया गया हमारी संविधान सभा के द्वारा, तो जैसे ही यूनियन एंड टेरिटरी बनाई देश की, सबसे पहले उसके बाद डिफाइन किया गया कि इस भारत देश की जो ये यूनियन और टेरिटरी है इसके नागरिक कौन होंगे। इमीडिएटली उसके बाद ये काम था कि इन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में उन्हीं अधिकारों के बारे में डिस्कस किया जाता है। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद, हमारा जो संविधान है वो कई सारे सोर्सेज से उठाया गया है। उसमें से जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, दैट पार्ट हैज स्पेसिफिकली बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बिल ऑफ राइट्स, द फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिका।
फंडामेंटल राइट्स की कुछ क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले ये वाली बात कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड। आप एक फंडामेंटल राइट हम बेसिक समझते हैं, फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको जो भी आपके मन में है, जो भी आप सोचते हैं, उसे बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, अच्छी बात है, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये है कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे गाली नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको बोलने का अधिकार है तो मुझे भी उस परेशानी से गाली ना सुनने का अधिकार है। हेंस जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उस पर कुछ ना कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं ताकि सोसाइटी अच्छी तरह से चल सके। जस्टिशिएबल सबसे जरूरी बात है। अगर मैं आपको 1,00,000 रुपए दे दूं और फिर बोलूं कि इसको खर्च नहीं कर सकते, इस बात का कोई यूज ही नहीं है, इसका मतलब आपके पास 0 ही रुपए है। सिमिलरली अगर फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएं और कोई तरीका ना दिया जाए आपको कि आप उससे जस्टिस, अगर उसका कोई हनन होता है तो आप उसको अप्लाई करवा सके, सो व्हाट इज द यूज। फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं वो सारे के सारे जस्टिशिएबल है, अर्थात अगर कोई भी, चाहे सरकार, चाहे स्टेट, चाहे गवर्नमेंट, चाहे आपका पड़ोसी या कोई और इंडिविजुअल, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन करेगा तो आप कोर्ट में जाके उसको अप्लाई करवा सकते हैं, उसको जबरदस्ती एप्लीकेशन करवा सकते हैं। डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अंदर ये हमने आपके लिए मूल अधिकार दे दिए, लेकिन इसके साथ साथ एक इनका गार्डियन भी बनाया गया। अगर आपका कोई हनन कर ही दे मूल अधिकारों का, सरकार ही करने लग जाए, पार्लियामेंट में लॉ बना दे मूल अधिकारों के अगेंस्ट, तो आपको कौन बचाएगा इस ऐसी चीज से? सुप्रीम कोर्ट को यह रोल दिया गया है हमारे संविधान में। नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड परमानेंट। पर एक इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल राइट का यह मतलब नहीं है कि ये परमानेंट रहेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो इनको घटाया भी जा सकता है और इनको बढ़ाया भी जा सकता है, परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर समाज को जरूरत पड़ती है तो किसी भी फंडामेंटल राइट को बढ़ाया जा सकता है और किसी भी फंडामेंटल राइट को घटाया जा सकता है। पिछले 70 सालों में एक फंडामेंटल राइट जो कि प्रॉपर्टी का राइट था, उसको हटाया गया है इसी पार्ट में से, और एक शिक्षा का जो अधिकार है उसको ऐड किया गया है इसी पार्ट में। यानी जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जाता है, कम भी किया जाता है, परमानेंट नहीं है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है। सैक्रोसैंक्ट यानी कि सबसे ऊपर नहीं है फंडामेंटल राइट, सबसे बेसिक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सबसे एलिमेंट्री है, परंतु सबसे ऊपर नहीं है। इन केस इफ इट इज नीडेड, चेंज कैन बी included in it, can be suspended during emergency। आप या मैं सरकार के सामने किसी भी प्रकार का पेटिशन रख सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि जॉब्स नहीं दे रहे, एग्जाम्स समय पर नहीं करवा रहे हैं, एग्जाम्स में करप्शन हो रही है, उसके अगेंस्ट आप ट्विटर ट्रेंड चला सकते हैं, मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं इस चीज में। परंतु सपोज कीजिए भारत और पाकिस्तान इस समय लड़ाई कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की वॉर चल रही है, और ऐसे समय में देश के ही कुछ समुदाय किसी प्रकार का बवाल खड़ा कर दे, कुछ और प्रोटेस्ट करने लग जाए। ऐसे समय में वो जो प्रोटेस्ट करने का जो आपका बेसिक अधिकार है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी की है। राइट, आप ये इसको आप नॉर्मल बात में भी समझेंगे। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वहां पर काम करते हैं, आप वहां पर मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं जब तक दुकानें खुली हुई हैं। बट सपोज कीजिए उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है और अब आप वहां पर जाकर ये कहें कि अभी तो दुकान खुली हुई है, मुझे शॉपिंग करनी है। नहीं, ऐसे समय में अगर आग लग गई है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो आपको वहां से इविक्ट किया जा सकता है, इवन दो जनरल समय में आपके पास पूरा अधिकार है वहां पर घूमने का और आपको शॉपिंग करने का। Hence, emergency के अंदर certain special rights, certain fundamental rights can be suspended. Not all, but most of them. चलिए डिस्कस करते हैं। Restricted in special circumstances. कुछ ऐसे circumstances हैं जहां पर fundamental rights को हम restrict भी कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे। Few are only available to citizens and some are available to the foreigners also. Fundamental rights ना दो प्रकार के अधिकार होते हैं। एक बहुत यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, जो वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, उसके अंदर सिर्फ आपका ह्यूमन होना आपको ये अधिकार दिलवा देता है, जो कि हमारे संविधान में इंक्लूडेड है। बट देन देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं, ना कि पूरे। कुछ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फ्रांस का या फिर जर्मनी का या जापान का रहने वाला, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, वहां पर पैदा हुआ, वहां पर पला बड़ा आकर उसी एग्जाम को दे सकता हो और भारतीय प्रशासन सेवा में
सेलेक्ट हो सकता हो, थोड़ा सा गलत होगा। इसलिए कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल बेसिक कुछ अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है, जो कि सबको मिलते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो। अब आप लोगों के दिमाग में एक मेजर डिबेट है, जो कि आप मुझसे क्वेश्चन करके या कमेंट्स में जरूर पूछेंगे। एक सवाल आया था हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, व्हाट वाज दैट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से होते हैं, लीगल राइट्स कौन से होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या फर्क है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन है, जो भी अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के अंदर है वो फंडामेंटल राइट है। दैट इज इट, इट्स एज सिंपल एज दैट, इसके अलावा कोई भी नहीं है। फंडामेंटल राइट सिर्फ अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के अंदर है, देयर इज नथिंग एल्स। हाउएवर 12 से 35 वाला जो पार्ट 3 है वो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। इट इज नॉट अलग से सेपरेटली नहीं बना रखा है, इट इज इटसेल्फ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस एवरी फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो। और फंडामेंटल राइट सिर्फ वो होते हैं जो कि सिर्फ 12 से 35 में लिखे होते हैं, परंतु वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होते हैं। दूसरा, इसके अलावा पार्ट 3 के अलावा जो कोई और अधिकार है, जैसे आपको वोट करने का अधिकार है, जैसे आपको प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो संविधान के अंदर ही लिखा हुआ, परंतु दूसरे अनुच्छेद में पार्ट 3 के बाहर लिखा हुआ है। ऑल दोज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑल्सो ऑल दोज आर लीगल राइट्स ऑल्सो। उन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं और लीगल राइट्स भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ लॉ, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो लीगल होता है। तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में जो हुआ वो फंडामेंटल राइट, इस पार्ट 3 के बाहर जो भी हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल, वो फंडामेंटल नहीं होगा। फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, लेकिन इसके बाहर जो होगा वो फंडामेंटल नहीं होगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये सारे के सारे राइट्स लीगल भी हैं, याद रखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ लॉ। तो जो और कानून है जो बाहर है पार्ट 3 के बाहर, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो एंड दे आर लीगल ऑल्सो। एंड देन देर आर सर्टेन राइट्स विच आर आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्लियामेंट लॉ करके बनाता है, दोज आर ओनली लीगल राइट्स। आप समझे? ये कंफ्यूजन इसलिए बनता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में ऐसा लगता है कि कुछ अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एक ही चीज होती है। हर अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो लीगल अधिकार है। फंडामेंटल राइट भी लीगल है, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और वो फंडामेंटल भी है, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि वो पार्ट 3 में होना चाहिए। पार्ट 3 के अलावा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना वो फंडामेंटल है। ये इन तीनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था, बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी क्रिएट करके गया। कोई इंस्टीट्यूट कुछ और बता रहा था, कोई इंस्टीट्यूट कुछ और बता रहा था। अब हम शुरुआत करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमने पूरा का पूरा उसका मेकिंग पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया था। उस दिन अगर आप संविधान पढ़ते तो आपको टोटल 7 फंडामेंटल राइट मिलते, 7, ठीक है, और ग्रुपिंग्स में डिवाइडेड है वो। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 बराबरी की, इक्वालिटी की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 19 से 22 समान आपकी आजादी की, स्वतंत्रता की बात करता है, कुछ ऐसी आजादी प्रोवाइड करता है कि ये सब करने के लिए आजाद हैं आप। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 में है। आपको धर्म की कुछ सुविधाएं स्वतंत्रता देता है 25 से 28 के बीच में। एंड देन देयर आर सर्टेन माइनॉरिटी राइट्स गिवन टू द कल्चरल एंड एजुकेशन। माइनॉरिटीज को कुछ स्पेशल राइट्स, कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल कराए गए हैं 29 से 30 में। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं आपको कुछ पैसे दूं और बोल दूं कि ये खर्च नहीं कर सकते, तो किसी फायदे की बात नहीं है। ये जो सारे के सारे अधिकार हैं, आपको कहीं ना कहीं पर मुझे ये भी पावर देनी पड़ेगी कि अगर इनका हनन हो तो आप उसको अप्लाई करवा सके और उस हनन को रोक सके, चाहे वो सिटीजन करे चाहे वो गवर्नमेंट करे, दोनों जगहों पर। तो ये जो पावर है ये आपको दी गई है अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
संविधान के अंदर ही आपको इस बात की शक्ति दी गई है कि कोई फंडामेंटल राइट का आपका हनन ना किया जा सके। एंड देन बीच में एक अनुच्छेद नंबर 31 था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, परंतु समाज में बदलाव के लिए और सोशलिस्टिक पैटर्न को अपनाने के लिए उस राइट को हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना दिया गया। यानी कि इसको आर्टिकल 31 को हमने डिलीट कर दिया यहां से पार्ट 3 से, और इसको ऐड कर दिया आर्टिकल नंबर 300A में। आपके पास अभी भी प्रॉपर्टी का पूरा राइट है, बस सिर्फ इतना फर्क है कि अब वो राइट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट रह गया है, फंडामेंटल नहीं। फंडामेंटल क्यों नहीं? क्योंकि अब वो पार्ट 3 में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि वो संविधान में है। लीगल क्यों? क्योंकि जो भी चीज संविधान में है वो लीगल है। बस द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल बाय द 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये डिलीट किया गया था। इट मेड अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A इन द 12th। सो अब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 6 राइट्स बचते हैं हमारे पास, 6 अधिकार काफी सारे से हैं, अगर गिनने में आएंगे तो ये 100 से ऊपर निकल आएंगे, परंतु 6 ग्रुपिंग्स के अंदर ये सारे के सारे इंक्लूडेड है। Now we will try to understand the fundamental rights by each article। ठीक है, हम फंडामेंटल ड्यूटीज तक आर्टिकल टू आर्टिकल चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आप आर्टिकल्स को स्किप करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो अपनी चॉइस के सोशल मीडिया पर @अमित किलोर ढूंढिए, मेरा कोई जो भी प्रोफाइल होता है वो मिल जाएगा। अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे क्लासेस की नोटिफिकेशंस एंड द पीडीएफ्स मिलते हैं। हाउएवर आई विल एडवाइस यू कि ये पीडीएफ आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, आप फॉलो कीजिए लक्ष्मीकांत, क्योंकि हम आपको इस समय वही करवा रहे हैं। लेट्स गो। अब आते हैं, सबसे पहले हम अनुच्छेद खोल लेते हैं सीधा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे तो अनुच्छेद नंबर 11 तो हो चुका है। अनुच्छेद नंबर 11 में क्या था? व्हाट वाज आर्टिकल नंबर 11 सेइंग? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक अ लॉ रिलेटेड टू द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिटीजनशिप। ये अनुच्छेद नंबर 11 में लिखा था। उसके आगे हमने आर्टिकल के लिए एक सिटीजनशिप लॉ बना दिया था 1955 में पार्लियामेंट में। नाउ आर्टिकल नंबर 12 पे आते हैं। सबसे पहले वो फंडामेंटल राइट नहीं बताता, वो ये बात बताता है कि फंडामेंटल राइट जो है आपके कौन ले सकता है। फंडामेंटल राइट्स अगर मैंने आपको दिए तो उसको एक्चुअली में सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है। देखिए, अगर आपको आपका नेबर या आपका कोई दोस्त या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल अरेस्ट करता है तो ये तो हो गया सीधा साधा क्राइम। ठीक है, क्राइम हो जाएगा, ये तो बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा वो। लेकिन अगर स्टेट पुलिस आपको आके अरेस्ट कर ले तो वो क्राइम नहीं माना जाता, और अगर इलीगल और आर्बिट्री अरेस्ट कर ले तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन है। यानी कि एक्चुअली में आपके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन है, आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। दोनों की दोनों सिनोनिम होती है एक और मोर और लेस जगह पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है आपसे फंडामेंटल राइट लेने का। अगर इंडिविजुअल लेगा तो वो क्राइम हो जाएगा, सो दैट इज मच मोर इजियर टू हैंडल। लेकिन गवर्नमेंट ले सकती है, लीगली आपके अधिकार ले सकती है। इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले पड़ती है गवर्नमेंट से। दिस इज द जॉब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द स्टेट एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ। इसके लिए सबसे पहले ये डिफाइन करना जरूरी था कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो हमारा अनुच्छेद नंबर 12 डिवाइड करता है कि द स्टेट, व्हाट इज द स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन डिफाइन करता है, दिस ओनली अप्लाइज टू पार्ट 3। ये जो डिफाइन किया गया है स्टेट, ये सिर्फ पार्ट 3 पर अप्लाई होता है। याद रखिए, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है सिंपल सा, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। डज दैट स्टेट डेफिनेशन अप्लाइज एवरीवेयर? नो, दिस स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज ओनली एप्लीकेबल टू पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या क्या बताता है? ये 4 तरीके से स्टेट को डिफाइन करता है। सबसे पहले गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट होता है। ये आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य का एग्जीक्यूटिव होता है और जो विधानसभा होती है उसको इंक्लूड कर देता है। ऑल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, जो भी पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये सारे के सारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। इसमें कोई बात की एम्बिग्युइटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद यही अनुच्छेद नंबर 12 कहता है अदर अथॉरिटीज। अब जो ये अदर अथॉरिटीज है, हमारे पिछले 70 साल के समय में कई बार इस बात पर डिबेट रहा है कि व्हाट एल्स इज अदर अथॉरिटीज। सो ये अदर अथॉरिटीज क्या होती हैं?
आप एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, क्या ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस में जुडिशरी तो है नहीं, तो क्या जुडिशरी स्टेट अथॉरिटी है? कोई प्राइवेट बॉडी हो सकता है, क्या वो आपके स्टेट ले सकती है? वेल, पिछले 70 सालों का जो क्रक्स निकला है वो ये निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि स्टेट कौन कौन होता है। स्टेट कोई भी बॉडी विच इज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट। इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट मतलब कि सरकार का कोई काम करने की कोशिश कर रही हो। सरलता से इस शब्द का जो बेसिक मीनिंग है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, यानी स्टेट उसको टूल की तरह या किसी काम के लिए यूज कर रहा हो। और उसका क्राइटेरिया बताया गया है, अगर किसी भी बॉडी की एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है उसको स्टेट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 12। अगर किसी बॉडी को फाइनेंशियल एड मिलती है सरकार की तरफ से, दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। उसके कोई भी फंक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हो तो वो स्टेट होगी वो बॉडी। पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करती हो तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ए स्टेट। इफ बॉडी एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस एज कन्फर्ड बाय द स्टेट, जैसे कई बार कुछ बस ट्रांसपोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको स्टेट मोनोपोली दे देता है कि सिर्फ और सिर्फ यही बसेस चला करेंगी, यही स्टेट की बसेस चला करेंगी, उसके पास मोनोपोली है, तो ऐसी कोई भी बॉडी स्टेट कहलाएगी इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो अगर आपको चौथे वाले का ऑप्शन देखना है, एनीबडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिबेट आए थे। एक आया था कि बीसीसीआई जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन याद करिए कि वो बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। क्या बीसीसीआई स्टेट को कंसीडर किया जा सकता है एज ए स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 12? याद रखिएगा, किया जा सकता है। तो बीसीसीआई हैज बीन नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 बट एमेनेबल टू रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसको हाफ स्टेटस दिया गया है। उसको अगर किसी भी काम के लिए हाई कोर्ट कहेगी बीसीसीआई को तो वो उन्हें करना पड़ेगा, परंतु फुल फ्लेजेड उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है। वहीं पर जो मेजर डिबेट था जुडिशरी के बारे में, क्या जुडिशरी स्टेट होती है या नहीं होती है, तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी इनोवेशन लगाई गई है कि जुडिशरी के 2 प्रकार के काम होते हैं। एक तो स्पेसिफिकली जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो और एक स्पेसिफिकली जो कि जुडिशियल फंक्शन है, जब वो न्याय करता है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करेगा तो जुडिशरी को स्टेट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 12, और जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगा तो स्टेट माना जाएगा, और जब जुडिशियल जब न्याय के फंक्शन करेगा तब उसको स्टेट नहीं माना जा सकता है। उस समय उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है, उसके ऊपर आर्टिकल नंबर 12 अप्लाई नहीं होगा। इस इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन को आइड करिएगा। इस जुडिशरी अंडर द एम्बिट डज नॉट फॉल अंडर स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस, तब उसको स्टेट नहीं मानते हैं, तब वो स्टेट से बाहर होता है क्योंकि उसका काम स्टेट को रेगुलेट करना है। हावेवर जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करता है तब एग्जैक्टली वो स्टेट का ही काम कर रहा है आर्टिकल नंबर 12 के अंदर। इस आर्टिकल से रिलेटेड एक ही डिबेट है आपके पास, एक ही प्रीलिम्स क्वेश्चन है कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या होता है। LIC, ONGC, क्या ये स्टेट है? यही क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज स्टेट, कौन सी बॉडी स्टेट है। पहली 3 बहुत क्लियर है तो उसको आप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। कैच सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे आएगा। क्या बीसीसीआई स्टेट है? नो। क्या जुडिशरी स्टेट है? वेल इट्स हाफ एंड हाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव करते हुए स्टेट होता है, जुडिशियल फंक्शंस करते हुए स्टेट नहीं होता है। LIC, ONGC, इस प्रकार की आपको एक बॉडी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे क्या वो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर स्टेट होता है या नहीं होता है। लक्ष्मीकांत में जो बॉडीज दी हुई हैं उनको याद कर लीजिएगा। LIC को भी स्टेट माना जाता है, ONGC को भी स्टेट माना जाता है, क्योंकि अगर आप ये क्राइटेरिया लगाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से कई सारे उसमें फिट हो जाएंगे। शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, यस। पब्लिक फंक्शंस ओन करती है, यस। इस प्रकार से इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर आसानी रहेगी। अब आ जाते हैं जब स्टेट डिफाइन हो गया। स्टेट इसलिए डिफाइन किया गया था क्योंकि जो आने वाले फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्हीं से प्रोटेक्ट करने हैं, स्टेट से ही, बाकी तो और किसी से करना ही नहीं है, तो कोई इसलिए पहले डेफिनेशन देना जरूरी था। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 13 पर। अगेन 13 जो आर्टिकल नंबर 13 है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूं अभी। इसके अंदर यह बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बनता है उसके दिन से पहले, वो दिन बेसिकली इतिहास को 2 दिनों में डिवाइड कर दे, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के द्वारा प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाले कानूनों के और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाले कानूनों के बारे में बात होती है। आर्टिकल का जो नंबर
13.1 प्रावधान है वो कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन शैल टू एक्सटेंड टू सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल नंबर 13 के पॉइंट 1 वाले प्रावधान में यह लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से शुरू हो रहा है उसके पहले जो भी कानून हमारे देश में बना हुआ था, अगर वो पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट है, यानी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो उस कानून का वो पार्ट वॉइड हो गया। पूरा कानून वॉइड नहीं होगा। आप सपोज कीजिए कि एक पूरा का पूरा बड़ा सारा सा कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने 1910 के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे कानून हट की जाए, सारे कानून नहीं हट गए थे जिस दिन संविधान बना, पुराने कानून चलते रहे, अभी भी चलते हैं। हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 में बन गया था, कानून अभी भी सारे के सारे चल रहे हैं। बट ये थे, सपोज कीजिए 1910 में एक कानून बनाया गया, बड़ा सारा सा कानून है, काफी सारे से प्रावधान होते हैं, एक लेजिस्लेशन था, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उसके आर्टिकल नंबर 26 में कोई डिस्क्रिमिनेशन थी, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एंट्री अलाउड नहीं थी वहां पर उसके क्लासरूम्स में, या फिर एडमिशन नहीं ले सकते थे, तो सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद नंबर 26 हटेगा इसके कानून का। बाकी पूरा का पूरा कानून अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करता है तो वैलिड है। एक यूनिवर्सिटी के लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, पूरा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक कानून बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि इसका वाइस चांसलर कैसे सेलेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। अब वाइस चांसलर के सिलेक्शन का प्रोसेस है, लेकिन सपोज कीजिए कानून में कर दिया कि पर्टिकुलर जाति के प्राणी किसी आदमी को ही बेसिकली वाइस चांसलर, तो पूरा प्रोसेस नहीं है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको रहने दे दिया जाएगा। ये क्लॉज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा पार्ट 3 के साथ, हेंस दिस क्लॉज वुड बी वॉइड। ये वाला प्री कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी अनुच्छेद का पार्ट 2 ये कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कि इनकंसिस्टेंट हो, बेसिकली पार्ट 3 से रिलेटेड। भाई दो ही बात है, दो ही हिस्से में बट चुका है इतिहास, एक तो संविधान से पहले, एक संविधान के बाद। तो सबसे पहले संविधान के पहले की बात की गई कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है उसको डिलीट कर दिया जाए उस लेवल तक जिस तक वो हनन कर रहा था। उसके बाद जो भी कानून अगर ऐसा बनाया गया जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाए वो भी इनवैलिड हो जाएगा। State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part in any law made in contravention to the extent of contravention be void. Again, एक कानून बनाया गया 1960 में, अब पूरा कानून इनवैलिड नहीं होता है, उसके सिर्फ वो क्लॉज इनवैलिड हो जाते हैं जो कि बेसिकली कानून, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। अनुच्छेद नंबर 13 में कानूनों के बारे में बात की है और उसके बाद फिर डिफाइन किया गया कि लॉ का मतलब क्या है, किस किस चीज को लॉ माना जाएगा। एंड ये भी बताया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर मेड आर्टिकल 368। अनुच्छेद नंबर 368 के रिलेटेड जब भी कोई अमेंडमेंट की जाएगी तो उसको आर्टिकल नंबर इस 13.4 से इंक्लूड नहीं कर सकते। अब इसमें देखो क्या क्या इशू क्रिएट होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 13.1, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनी लॉ दैट हैज बीन मेड, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो वो बेसिकली इक्लिप्स हो जाएगा, यानी दैट क्लॉज, दैट इनकंसिस्टेंट क्लॉज विल बी वॉइड, द होल लॉ विल नॉट बी वॉइड। यानी कि पार्ट 3 इक्लिप्स कर लेता है उन सारे पार्ट्स को, उन सारे प्रावधानों को संविधान से पहले जो बने थे, जो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इट इज इक्लिप्स कर लेता है। ठीक है, अगर कभी फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर दें और उसके बाद वो पार्ट 3 के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो वो बना बनाया, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि 1930 में कोई लॉ बना था जिसमें प्रॉपर्टी, किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी ली जा सकती थी पब्लिक पर्पस के लिए। अब फंडामेंटल राइट बन गया 1950 में कि किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई सरकार ले ही नहीं सकती। तो अब जो ये प्रावधान था, प्रॉपर्टी ली जा सकती थी पब्लिक वेलफेयर के लिए, ये इक्लिप्स हो गया, डिलीट नहीं हुआ, ये इक्लिप्स हो गया उसको पार्ट 3 ने। लेकिन अब 44वें अमेंडमेंट के बाद जो पार्ट 3 था
उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा लिया गया। तो अब पार्ट 3 उस पुराने वाले लॉ के साथ कंसिस्टेंट हो गया। तो वो जो डिलीट हुआ था वो सिर्फ वो जो 1930 का जो कानून था प्रॉपर्टी को वेलफेयर के लिए लिया जा सकता था, वो सिर्फ इक्लिप्स हुआ था, हटा नहीं था, उसमें डिलीट नहीं हुआ था। जैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया वो इक्लिप्स भी हट गया एंड द नाउ अब वो पुराना कानून दोबारा से वैलिड। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आर्टिकल नंबर 13.1 पर अप्लाई होता है। और उसके बाद एक होता है आर्टिकल नंबर 13.2 के अंदर, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर पार्लियामेंट या स्टेट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया गया जिससे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो या उसको कम किया जाए, तो सीवियर उस कानून से उस प्रावधान को काट दिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी अप्लाई होगा कि वो कानून कभी वैलिड होगा ही नहीं। अब उसके बाद वो दोबारा भी बाद में वैलिड नहीं होगा, उसको काट ही दिया जाएगा। अब अगर सपोज कीजिए आने वाले समय में कभी फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव आए तो फिर नया बनाना पड़ेगा, वो तो काट दिया गया था। ये थोड़ा सा दो स्लाइटली सा फर्क है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कानून बने थे वो वैलिड हैं जब तक वो पार्ट 3 के साथ कंसिस्टेंट है। अगर पार्ट 3 में कोई बदलाव आया और पुराना कोई कानून कंसिस्टेंट हो गया तो वहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तहत अब वो जो ग्रहण था वो हट गया है एंड इट इज एप्लीकेबल अगेन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो कानून आया और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो जो भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट प्रावधान होगा उसको इमीडिएटली काट दिया जाएगा। नो कॉम्प्रोमाइज ओवर देयर। अब अगर फंडामेंटल राइट बाद में अमेंड होते हैं तो वो प्रावधान नया बनाना पड़ेगा, पुराने वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 13.3 लॉ को डिफाइन करता है कि इतनी देर से जो बात कर रहे हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आखिर इस वर्ड का लॉ का मतलब क्या है। और इसकी बहुत ही ज्यादा वाइड कॉनोटेशन है, सब कुछ को इंक्लूड कर दिया गया है। जो परमानेंट लॉज हैं उसको भी कानून माना जाएगा, यानी वो भी फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते। टेम्पररी लॉज जो कि ऑर्डिनेंस होते हैं वो भी बेसिकली उनको भी नहीं माना जाएगा कि वो है। एनी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई रूल दे दो, कोई नोटिफिकेशन दे दो, उन सबको कानून माना जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फंडामेंटल राइट आपके ले सकते हो। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ द लॉ, जैसे कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन या फिर कुछ कस्टम्स हैं। कस्टम्स जैसे कि सबरीमाला केस के अंदर, सबरीमाला एक ऐसा मंदिर है जहां पर 10 से 50 साल की महिलाओं को नहीं एंट्री दी जाती है, राइट, मेंस्ट्रुएशन के कुछ टेबूज के कारण। तो ये कस्टम है, ऐसा कानून में कहीं पर नहीं लिखा हुआ, किसी भी प्रकार के कानून में लिखा हुआ, लेकिन एक समाज का कस्टम है। ये कस्टम भी अगर फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है या उनके अगेंस्ट जाता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में जो शब्द लॉ का मतलब है इट इज वाइड, वेरी वेरी वाइड। जिस भी चीज को कहेंगे उसको बेसिकली कानून मान लिया जाएगा, मोर और लेस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अब ये सवाल आया बड़ा इंपॉर्टेंट वाला कि आर्टिकल नंबर 13 के अंदर सब कुछ कानून है, ऑलमोस्ट परमानेंट लॉज कानून है, ऑर्डिनेंस कानून है, रूल्स, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, टेम्पररी प्रोविजंस, हर चीज को कानून मान लिया गया। लेकिन एक चीज को कानून नहीं माना गया है, आर्टिकल 368 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इस पर एक बवाल खड़ा हो जाता है, देखिए क्या होता है। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत अगर हम फंडामेंटल राइट को अमेंड करेंगे तो उसको कर सकते, मतलब पार्लियामेंट टेक्निकली कर सकता है क्योंकि उसको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो तो लॉ है ही नहीं। और लॉ है ही नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बेसिकली फंडामेंटल राइट ले लिए। दिस क्रिएट्स अ इशू। अब में क्या होता है, पहले एक प्रीलिम्स का सिंपल क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कहने का मतलब है कि जो जुडिशरी होती है वो पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव को, ये जो दोनों काम करती है, इनको रिव्यू कर सकती है। और रिव्यू किस कॉन्टेक्स्ट में करती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इस चीज का रिव्यू किया जाता है। तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस चीज का रिव्यू करने का जो दायित्व है वो दिया जाता है जुडिशरी को। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसिवली। आर्टिकल 13 क्लियर कट कहता है कि जुडिशरी के पास इस बात का अधिकार है, ये बात को आइडेंटिफाई करने का कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन से लॉ हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन से लॉ हैं जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ये अधिकार दिया गया जुडिशरी को एक्सप्रेसली आर्टिकल 13 के अंदर। ऑन सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 एंड ऑन हाई कोर्ट थ्रू आर्टिकल 26। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है आपके अनुच्छेद नंबर 32 में और 226 में।
3 जगहों पर जुडिशियल रिव्यू दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 13, 32 और 226 आर्टिकल, याद रखने की चीज है। अब सवाल बात आती है, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्लॉज 4 एडेड बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये जो 4th वाला हम देख रहे हैं ना कि आर्टिकल नंबर 13/4 जो ऐड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज, इसको 24वें अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। डिबेट यही बात था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दिस वाज द मेजर डिबेट। कभी संविधान कभी सुप्रीम कोर्ट समझती है कि कर सकते हैं, कितना भी बदल लो, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ऐसा तो बिल्कुल बदल दोगे तो फिर तो कोई बहुत पावरफुल लेजिस्लेचर आ गया, पार्लियामेंट आ गया, तो पूरा का पूरा बदल के किसी भी अधिकार को कंप्लीट कर सकता है। अब अगर फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं तो किसी दिन फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बदल दो कि स्पीच और एक्सप्रेशन फ्री नहीं हो सकता है, तब क्या किया जाएगा? इस बात पर डिबेट उठता है। और फाइनली केशवनंद भारती केस, जिसके लिए एक अलग से पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, उसके बारे में बात करते हैं। वो ये बताता है कि टेक्निकली अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, बस किसी भी हालत में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक इनोवेशन है, ऐसा लिखा नहीं गया था कहीं पर भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने मिलकर ये बात कह दी, तो इसीलिए वो इस समय देश का कानून है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट पूरे के पूरे, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे कुछ भी हो, सबको अमेंड कर सकता है, उसके पास ये पूरी शक्ति है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकती है। ये बात की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन नहीं होता है, ये बात बेसिकली जज की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव को रिव्यू कर सकती है कि भाई तुमने जो किया है वो संविधान के अकॉर्डिंग था या नहीं था। ये बात सबसे पहले आती है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्लियर कट लिख दी आर्टिकल नंबर 13, 32 और 26 में, एंड देन देयर हैज बीन एन इम्प्लिसिट डिस्टिंक्शन इन द आर्टिकल नंबर 300। एक सिंपल प्रीलिम्स का रट्टा मारने वाली बात है कि जुडिशियल रिव्यू इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल में लिखा गया, 13, 32 एंड 226 एक्सप्लिसिटली क्लियर लिखा हुआ है, कर लो वही जुडिशियल रिव्यू, एंड इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है 300A के अंदर। अब जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इन द केशवनंद भारती केस, हेंस जुडिशियल रिव्यू को वापस नहीं लिया जा सकता कहीं से भी। जुडिशियल रिव्यू को परमानेंटली इस भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ले लिया गया है। टिल द टाइम द जजमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा ना कर दे सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए 15 जजों को साथ बैठना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के केसेस कैसे काम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 5 जज का एक बेंच था और उन्होंने कोई जजमेंट दे दी। अब वो जजमेंट फाइनल लॉ है देश की। अब उस जजमेंट को तभी बदला जाएगा जब उससे बड़ा बेंच बैठ के उसको बदल दे। तो सपोज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बैठे और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है, तो अब पार्लियामेंट उनको अमेंड कर सकता है। फिर उसके बाद जब 7 जजेस जब बैठेंगे और उन्होंने कहा कि नॉन अमेंडेबल है, तो अब नॉन अमेंडेबल है। अब इसको बदलना होगा तो फिर दोबारा से 9 या फिर 11 और 13। जो केशवनंद भारती का केस था उसमें 13 सुप्रीम कोर्ट जज थे। वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच इन दी 7, अपने पूरे 70 सालों में सबसे बड़ा बेंच था वो। तो अब अगर इस केशवनंद भारती केस में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर के जो ये प्रावधान है, जो ये इनोवेशन है, इसको बदलना हो तो 15 जजों को साथ बैठना पड़ेगा और फिर उनको कहना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर तो मतलब बहुत बेसिक चीज नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट एज दे वांट, उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है किसी को रोकने की, बट दैट हैज टू बी डन बाय ए लार्जर बेंच। अच्छा ऐसा हो जाए, नया बड़ा बेंच उसके बाद उसको भी बदल सकता है। यानी फाइनली किसी दिन अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि 31 के 31 जज बैठकर कुछ कह दे, फिर वो चीज एकदम प्योर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी, फिर नहीं बदला जा सकता उसको, क्योंकि 31 जज ही। चलिए आने वाले भविष्य में ये जजेस की जो नंबर है वो बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि हमेशा परमानेंट 31 ही रहने वाला है, जनता बढ़ती रहेगी, इसको भी बढ़ा दिया जाएगा, देन इट माइट कम टू 33 एंड 37 आल्सो। नेवरदलेस जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस अंडर विच एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय जुडिशरी। वो कुछ भी काम करे और जुडिशरी बैठ के डिस्कस, रिव्यू किस बेसिस पे करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो ये अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य उठा, पहले सुप्रीम कोर्ट कहती कि शंकरी प्रसाद में कि अमेंडेबल है, फिर किसी में कहते कि बिल्कुल अमेंडेबल नहीं है। तो
24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 13.4 ऐड कर दिया। 13.4 के अंदर यह लिख दिया गया कि जब आर्टिकल नंबर 368 के अंडर जो अमेंडमेंट करेंगे हम, उसको लॉ नहीं माना जाएगा, उससे हम कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकते हैं। ये वाला केस फाइनली केशवनंद भारती केस के अंदर आया और उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर आप तभी भी नहीं ले सकते हैं चाहे फंडामेंटल राइट लेना ले। अब देखिए कि 1973 के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटाया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट से, विच हैपेंड आफ्टर केशवनंद भारती केस। तो राइट टू प्रॉपर्टी, बाद में इस बात को आइडेंटिफाई किया गया कि जो प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, हेंस वो अमेंडमेंट वैलिड है और उसको हटाया जा सकता था और उसको हटा दिया गया। अब एक्चुअल जब बात पहली डिस्कस हो गई कि स्टेट, ठीक है, ये बात आइडेंटिफाई कर ली गई कि किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल राइट्स को, और उसके बाद लॉ, किस किस चीज को लॉ कहते हैं, कितने सारे लॉ हैं, अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात डिस्कस हो गई। अब एक्चुअली में हमारे जो अनुच्छेद के अधिकार हैं जो हमारे देश में देने स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से। द फर्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 14, और उसके बाद फिर लाइन से लग जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि हमने देखा, हमारे जो अधिकार हैं उनको एक ग्रुपिंग्स में बांटा गया है, ठीक है। ग्रुपिंग्स में कैसे? सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। द फर्स्ट थिंग वाज कि सबको इक्वल किया जाए, समानता का अधिकार सबको साथ एक साथ दे देना चाहिए। इट स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 to 18। 14 से 18 भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको समान होने का अधिकार देता है। इक्वालिटी इज द की हियर। याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपको पॉलिटिकल फ्रीडम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जैसे मैंने बताया था आपको, 3 प्रकार के राइट है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल राइट किसी भी डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन में सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीगल राइट्स होते हैं, तो उनको आप सीधा संविधान के द्वारा इमीडिएटली दे सकते हो। अनटचेबिलिटी अबॉलिश करनी है, आप एक कानून के साथ कर सकते हैं, एटलीस्ट लीगली एंड पॉलिटिकली सबको बराबर किया जा सकता है, 1 पर्सन 1 वोट देकर इमीडिएटली समानता डिक्लेयर की जा सकती है, द फर्स्ट टाइम टू हैपन। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और वो मच मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो उनको दिया गया है डीपीएसपीस के अंदर। फंडामेंटल राइट्स इज पॉलिटिकल राइट्स ऑफ योर्स। इक्वालिटी, समानता के अधिकार 14 से 18। फिर आपको कुछ आजादी, देश में पैदा हुए हो, सबके बराबर हो गए हो, कुछ करने का भी तो अधिकार हो, क्या क्या कर सकते हो, ताकि आपको कोई रोक ना सके, कुछ भी कर सकते हो। काम आपको, जॉब कौन सी करनी है, कुछ भी कर लीजिए। आपको कुछ बोलना चाहते हो, आपके मन में कुछ है, आपके कुछ विचार हैं, उनको कुछ भी आप व्यक्त कर लीजिए। ये सब दिया गया है अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच में। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भाई वो अलग बात है। अब आपको ऐसा भी तो है कि कोई एक्सप्लॉयट ना कर सके, इंडिविजुअल या स्टेट आपको एक्सप्लॉयट ना कर सके मजबूरी में, वो भी दिया गया। फिर धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ह्यूमन आइडेंटिटी का पार्ट। सारी फ्रीडम के साथ एक धर्म की एक्स्ट्रा दी गई कि रिलीजन आप जो भी अपनाना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, वो अपनी मर्जी से कर लीजिए। एंड देन उसके साथ साथ कुछ माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि वो थोड़े से वल्नरेबल होते हैं, उनके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए 29 और 30 के अंदर। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स स्पेसिफिकली टू माइनॉरिटीज, बाकी सारे सबको अवेलेबल है, माइनॉरिटीज को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया है वल्नरेबिलिटी की वजह से। एंड देन आर्टिकल नंबर 32 जो कि इस बात का गारंटी देता है कि इनकेस अगर ये सारे के सारे 5 राइट कोई अगर आपसे छीन ले, तोड़ने की कोशिश करे, हनन करे, चाहे स्टेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, आके अप्लाई करवाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम ऑर्डर दे देंगे आपके अधिकारों को बचाने के लिए। नाउ लेट अस सी कि आर्टिकल नंबर 14 एक्चुअली में कह क्या रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या पीएम हो, कानून के सामने समान है। सबसे पहली जो फर्स्ट चीज होती है वो समानता होती है। एवरीबॉडी इज इक्वल। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 2 चीजें हैं इसके अंदर, बात ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। दोनों के दोनों बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं और हमने एक ही आर्टिकल में लिख डाले, एक ही बारी में। इक्वालिटी बिफोर द लॉ
चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पीएन हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गार्ड हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, ये सब के सब बराबर है कानून के सामने, कोई भी इनके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं होगी। एंड देन एवरीबडी विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज और इक्वालिटी बिफोर लॉज के बीच में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट न्यूएंस है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रिटेन से और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अमेरिका से। ये फर्क क्यों है, आप अंडरस्टैंड कीजिए। हमारे यहां पर ब्रिटेन में जो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिविजुअल राइट्स डिराइव हो रहे हैं। तो ब्रिटेन कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे लोग जो लॉ के अगेंस्ट हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या पीएन हो। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये, नेगेटिव इन द सेंस एब्सेंस, प्रिविलेज की एब्सेंस है किसी भी प्रकार के, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल राइट्स से संविधान बन रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में सेकंड नंबर पर आता है, बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स स्टार्ट में आते हैं। दे आर कीपिंग फंडामेंटल राइट्स अहेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के अगर कॉन्सेप्चुअली बात की जाए। यूएसए इज एन एंटायरली डिफरेंट बीइंग। यूएसए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकार लिख देते हैं जो कि इंडिया में है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल राइट्स देता है, सुप्रीम लॉ पहले आया है और उसके बाद उस सुप्रीम लॉ से हमने अधिकारों को डिराइव किया है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट ये एक नया इशू करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कहते हैं इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एक्चुअली में जब आदमी सेम होता ही नहीं है तो फिर इक्वल कैसे किया जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, आपकी छोटी बहन है, जैसे कि वो 6th क्लास में है और आप 12th क्लास में है। अब मैं आप दोनों को एक स्कॉलरशिप देने की कोशिश करूं एक ही पेपर पर, जो कि 12th क्लास का एग्जाम था, इज दैट एन इक्वल ट्रीटमेंट? मैं तो अब देखने में तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बराबरी का ट्रीटमेंट दे दिया है मैंने, तो एक ही टेस्ट दिया है, जो भी नंबर 1 पे आएगा वो जीत जाएगा, उसको मैं स्कॉलरशिप दे दूंगा। हावेवर द 6th क्लास और 12th क्लास में बहुत ज्यादा फर्क है। जब दोनों इक्वल ही नहीं है तो फिर इक्वल कैसे किया जाएगा। यहां पर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि जो कानून है इक्वल लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। अगर कोई किसी एडवांटेजियस पोजीशन पे है और कोई डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है तो इनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग कानून वैलिड है, लॉजिकल बनते हैं। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच है कानून की। जो ये रूल ऑफ द लॉ का ऑप्शन है, इसको कहते हैं डायरेक्टली इक्वालिटी बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल है बेसिकली, इंसानों का रूल नहीं है, लॉ का रूल है। और लॉ बेसिकली अंधा होता है, ब्लाइंड होता है। जो कानून जो होता है वो देख नहीं सकता है किसी को भी, उसके लिए सब के सब बराबर हैं। जब देख ही नहीं सकता तो कभी पता नहीं चलेगा कि कौन किसी कास्ट का है, कौन कौन सी क्रीड का है। इक्वालिटी ऑफ द लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ये बेसिकली एक ब्रिटेन के जूरिस्ट थे, उन्होंने दिया था एवी डाइसी। इसके 3 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले, आर्बिट्री पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी आदमी के पास, किसी पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर कोई भी एक आदमी नहीं होगा जिसके पास आर्बिट्री पावर होगी। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगी, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमने लिया है। तीसरा, प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, भारत में ये जो है पहले 2 प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स नहीं है यहां पे प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन में, जैसे मैंने बताया, ब्रिटेन में इंडिविजुअल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, हेंस ये तीनों वहां पर एप्लीकेबल हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, आप आर्बिट्री कुछ भी नहीं कर सकते हैं कानून के बिना। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे पीएन हो, बराबर है। प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट, कानून से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। इंडिया ने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज किया है। हमारे यहां पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, रूल ऑफ द लॉ है, बस हमारा प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, हमारे यहां पर प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट भी खुद कहती है कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। इक्वल को इक्वल ट्रीट करो और जो अनइक्वल है उसको अनइक्वल ट्रीट करो, तो बराबरी की ही तो बात हुई।
आर्टिकल 14 forbids class legislation but permits reasonable classification of persons based on intelligible differential and substantial distinction। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप कोई बात करें कि रिजर्वेशन क्यों होती है, बसेस में महिलाओं के लिए क्यों अलग से प्रोविजंस होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि क्या समस्या है क्या नहीं है, किस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो कि समानता की बात करता है एक्चुअली में असमान कानून बनाने की अलाउंस भी करता है। इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आर्टिकल हमारे यहां पर दिया हुआ है कि जो समान है उनको समान ट्रीट करो, जो असमान है उनको असमान भी ट्रीट कर देना चाहिए। आर्टिकल 14, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया, कोई भी कानून एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता है। सारे के सारे कानून जो हैं वो एक्सेप्शंस के साथ, क्वालिफिकेशंस के साथ आते हैं। एक लिस्ट दी हुई है, आपको पढ़नी है वो लिस्ट लक्ष्मीकांत के अंदर, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब याद रखिए कि ये किसी इंसान को बचाने के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए है कि जब कोई आदमी को हमने प्रेसिडेंट बना रखा हो या गवर्नर बना रखा हो तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाएं उसके ऊपर। कैसा लगेगा भारत का राष्ट्रपति जेल जाते हुए? ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये कानून के अंदर अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर ये लिख दिया गया कि सब समान हैं, बट जस्ट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, उन लोगों के ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना करें जब तक वो है। जैसे ही राष्ट्रपति से हट जाएगा अपनी जगह से, राष्ट्रपति पोजीशन हट जाए तो इंसान इंसान रहेगा। राष्ट्रपति हटते ही वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, तब उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग सारी वैलिड है, बट जस्ट पोजीशन में ना हो। सिविल प्रोसीडिंग्स आफ्टर 2 मंथ नोटिस, आपके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स कल सुबह से स्टार्ट हो सकती है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर करनी हो तो 2 महीने का पहले से उनको नोटिस देना पड़ता है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह। अगेन सैंक्टिटी है पोजीशन की, भाई घर के सबसे सीनियर लोग हैं ना, थोड़ा तो रिस्पेक्ट बनता ही है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू एम्बेसडर्स एंड द डिप्लोमेट्स, एक कुछ चीजों में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट। जो हमारे डिप्लोमेट एम्बेसडर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। दूसरे देश के दूत हैं वो, और मैसेंजर को तो गोली मारनी ही नहीं चाहिए। भाई ये तो रावण ने गलती की थी कि हनुमान जो एक मैसेंजर बनकर जाता है उसकी पूंछ में आग लगा दी, क्या हश्र हुआ उसका, पूरी की पूरी लंका जल गई। इसीलिए डिप्लोमेटिकली सारे देशों में रिश्ते बने रहे। जो कुछ स्पेशल एम्बेसडर्स हैं जो भी दूर देश से दूत बनकर आते हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी। उनको भेजा जा सकता है, अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी तो देश निकाला दे दिया जा सकता है उनको, बट वी विल नॉट प्रोसिक्यूट देम क्रिमिनली। यूएनओ और इट्स एजेंसीज, ये कुछ आर्टिकल 14 की एक्सेप्शंस है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में 2 ही क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले जो डिस्टिंक्शन आएगी इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के बीच में, एंड देन व्हाट आर द एक्सेप्शंस। अब अगर कोई मूवी देखनी हो तो आर्टिकल 15 देख लीजिएगा, आयुष्मान खुराना की, एंड इट्स वन ऑफ वेरी ब्रिलियंट सोशल सेटायर है, बड़ा प्यारा सा, कि 70 साल के बाद भी अनुच्छेद बना दिया तो उसका क्या फायदा ही क्या हुआ। नेवरदलेस आर्टिकल 15 हमारी सोसाइटी के कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सभा ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है कुछ ग्राउंड्स पे स्पेसिफिकली, और इस आर्टिकल को जरा ध्यान से पढ़िए एक बार, देखिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ 5 चीजें लिखी गई हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दोबारा से, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड सुनिएगा, 2 वर्ड को मैंने जो मार्क किया है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन है और दूसरा है ओनली। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 सेक्शंस, बाकी पे कर सकती है स्टेट। मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि इसके आर्टिकल के कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। भाई 2 बच्चे होते हैं, मां को एक ज्यादा पसंद होता है, छोटे वाला। जब भी घर में आम आते हैं, अगर एक एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो उसके पास चला जाता है। मम्मी कोशिश करती है कि बराबरी थोड़ी बांट दी जाए, राइट, जितने आम आए हैं सबको, सारे बच्चों को बराबरी मिल जाए। लेकिन एक सबसे छोटे वाला जो है, 3रे नंबर वाला, वो बहुत ही क्यूट है और माँ को अलग प्यार है उससे, नानी को अलग प्यार है उससे,
मैं खुद अपनी नानी का सबसे फेवरेट हुआ करता था, तो पार्शियलिटी होती थी मेरे साथ, डिस्क्रिमिनेशन होती थी बाकी सारे बच्चों के अलावा, तो उसको स्पेशली पार। लेकिन स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। किसी भी आर्बिट्री बेसिस के ऊपर किसी को भी अनफेवरेबली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, परंतु ओनली इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ इन 5 मुद्दों के ऊपर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अलावा किया जा सकता है। अब आर्टिकल नंबर 12 कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन with access to shop, public restaurants, hotels, places of public entertainment, use of wells, tanks, bathing huts, roads। कहने का मतलब है कि इन बेसिस पर, क्योंकि हमारे समाज में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे एग्जिस्ट करते थे कि रेस के बेसिस पर या धर्म के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर पब्लिक जो रिसोर्स होते हैं उनमें से कुछ लोगों को हमेशा उनसे दूर रखा गया। जैसे कि बेदिंग घाट्स होते थे, कुआं होता था गांव का, उसको एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को यूज ही नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 15(2) में लिखा गया स्पेसिफिकली कि ऐसे नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है ये। जब अनुच्छेद नंबर 14 ने सबको समान कर दिया तो फिर कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, होनी नहीं चाहिए। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस, एंटरटेनमेंट पे सबको फ्रीली एक्सेस होना चाहिए। अब उसके बाद साथ ही साथ जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस जरूर आती हैं, फिर उसमें तीसरे, चौथे, पांचवें में एक्सेप्शंस दी गई हैं स्पेसिफिकली कि उसके बावजूद भी आप विमेन और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। यहां पर सेक्स है कि सेक्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, याद रखिए, परंतु जरूरत पड़ने पर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, जो कि वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के लिए, आप कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तभी मेट्रो में एक जो पहले वाला डिब्बा होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, रिजर्व्ड है। कुछ बसेस होती हैं जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ये इसीलिए है क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जस्ट कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं उनकी सहूलियत के लिए, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, रिजर्वेशन के लिए, बेल के लिए, इस प्रकार से। फिर अनुच्छेद नंबर 15 नंबर 4 में यह लिखा गया, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस भी अगर बनाए जाते हैं, अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशल क्लासेस हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है उनके लिए कुछ बेहतर प्रोविजन बनाने के लिए, added by the constitutional first amendment। And then article number 15.5 special provisions regarding admission to educational institute, ये 93 अमेंडमेंट से किया गया था कि अगर उन्हीं सोशली बैकवर्ड एजुकेशन क्लासेस के लिए कुछ जरूरत पड़ती है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशंस के लिए कोई आर्टिकल बनाया जाता है तो वो भी गलत नहीं है। आर्टिकल नंबर 15 यही कहता है, वॉच द मूवी, इट इज ब्रिलियंट। बेसिकली कास्ट के बेसिस पर जो हमारे देश बटा हुआ है, जाति के भाव पर, और अलग अलग जाति की अलग अलग ट्रीटमेंट की जाती है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। मूवी इस बात पर सैटायर कर रही है कि 70 साल हो गए हैं परंतु ये भूल तो हम रहे नहीं है, सेम टू सेम बात। आज भी बराबरी का मामला पहुंचा ही कहां पर है। बट एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। वो सोसाइटी के द्वारा भी नहीं होना चाहिए और सोसाइटी को करना भी नहीं चाहिए। 15.3 में कहा जाता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। 15.4 में कहा जा सकता है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए कुछ प्रावधान बनाए जा सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। 15.5 में कहा गया है कि बेसिकली कुछ सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशंस के प्रावधान बनाए जा सकते हैं, और उससे बेसिकली समानता, जो इक्वालिटी है, वो कम नहीं हो रही है। इसके बाद हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आप अगर इन तीनों आर्टिकल्स का रिलेशन देखेंगे तो सबसे बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 14, जो कि बिल्कुल समानता की बात करता है। फिर उसके अंदर आता है आर्टिकल 15, जो कि स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है 5 मुद्दों के ऊपर कि इनके बेसिस पर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 16, ये 14 है, ये 15 है, और इसी का एक सबसेट है 16, जो कि स्पेसिफिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए।
ये कहता है इन दी मैटर्स ऑफ पब्लिक देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स इन दी मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसेज, नो ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के वजह से किसी को भी इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता। पहला इक्वालिटी है, सब इक्वल है। फिर दूसरा नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, पब्लिक लाइफ के केसेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और फिर एक स्पेसिफिकली कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के, सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या इन सब को मिला के या इन सब में से एक के। परंतु यह बात ध्यान रखिए कि इससे पार्लियामेंट को रोका नहीं गया है टू मेक एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू ए क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट और एनी लोकल state any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment। जरूरत पड़ने पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर रेजिडेंस को बनाया जा सकता है, रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन की, तो ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को रोका नहीं गया है। बस ये है कि कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट बाय लॉ बताया जा सकता है। बस इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। पहली कौन सी? मेकिंग रेजिडेंस एज क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ सैंक्शनड बाय पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए रेजिडेंस क्राइटेरिया बनाया जाता है, ठीक है, वो अलाउड है, दैट इज नॉट, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है रेस, कास्ट या इसके बेसिस पर। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड बैकवर्ड क्लासेस। 15.4 के अंदर जो लिखा गया था, रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी टू एनी क्लास, जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन में, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दी जाती है, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलिंग अप ऑफ द बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज फॉर एससी एंड एसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ 50% सीलिंग इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे संविधान के अंदर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन सपोज कीजिए कि जो एससी और एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व्ड हैं अगर वो फिल ना हो रही हो और किसी साल जब उनको फिल किया जाए तो वो 50% से ज्यादा उस साल 50% से ज्यादा एससी और एसटी को ले लिया गया हो, तो ये बेसिकली बैकलॉग को फिल किया जा रहा है। इट इज नॉट ब्रेकिंग दी नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन की 50% की लिमिट है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोफेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। अब एक देखो, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 15.5 वाला कि किसी धर्म के स्पेसिफिक काम के लिए आप धर्म को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिलीजन के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। परंतु सपोज कीजिए कि जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो सकता है कि आप धर्म एज ए क्वालिफिकेशन दे सकते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे, वही एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या वही मौलाना बन सकते हैं या वही उनके सबसे सीनियर लीडर बन सकते हैं। इसी प्रकार से मंदिर में, इसी प्रकार से बेसिकली जैन में, सिख में, हर प्रकार से। तो दिस इज ए वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही पूरे के पूरे इवेंट में सिर्फ एक स्पेसिफिक केस है। Profession of a particular religion or belonging to a particular denomination if office is in connection with the affairs of any religion or denominational institution। तो जामा मस्जिद के जो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है वो उसके धर्म के कार्य से संबंधित है, तो ऐसे में रिलीजन कैन बी मेड अ क्राइटेरिया स्पेसिफिकली फॉर दैट। हिंदू धर्म में भी, बाकी इसके अलावा नहीं, जो पब्लिक जॉब है तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। यूपीएससी आप कोई भी धर्म के हो, सबको अलाउड है। दिस इज इट। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 इक्वेलिटी या समानता की बात करता है। 14 करता है जनरल इक्वेलिटी की बात, और 15 करता है इक्वेलिटी इन दी पब्लिक लाइफ, और 16 करता है इक्वेलिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये एक प्रकार से एक दूसरे के सबसेट हैं, एक नैरो, सबसे ओवरलैप हो गए, नैरो करते जाते हैं। अब आर्टिकल 17 एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज अ यूनिक एंड वेरी अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस जिसको कहा जाता है छुआछूत की प्रथा। कुछ ऐसे लोग जिनको अनटचेबल माना जाता है फ्रॉम सेवरल थाउजेंड, कुछ 1000 सालों से, 1000-2000 सालों से उनके साथ इस प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है। इस अबोरेंट प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिंगुलर आर्टिकल से परमानेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल बना दिया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यह आर्टिकल सिर्फ इतना कहता है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड and its practice in any form is forbidden. Enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law। मतलब कि
एक डिक्लेरेशन की अनटचेबिलिटी की किसी भी फॉर्म और कोई भी प्रैक्टिस इस समय फॉरबिडन है देश में। दूसरा, पार्लियामेंट को पावर देता है ये आर्टिकल नंबर 17 कि मेक ए लॉ टू इंश्योर कि ऐसा रहे। इसके कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट जाता है और पार्लियामेंट एक लॉ बना देता है। ठीक है, दो बातें इसके अंदर समझने की कोशिश है। सबसे पहले जो वो लॉ बनता है वो बनता है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट इन 1955। इसको बाद में अमेंड करके रीनेम कर दिया जाता है सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, 1955 का बाद में अमेंड होता है। जब बना था 1955 में इसको अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट कहते थे। हाउएवर इन 1976 इसको अमेंड किया गया और इसका नाम बदल के सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया। पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू मेक अ लॉ ऑन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन अनटचेबिलिटी क्या होता है। उसने बस बोला कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई। डिफाइन करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। अनटचेबिलिटी डेफिनेशन क्या है? अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो हाई कोर्ट्स के द्वारा डिफाइन की गई है। ठीक है, इन अ सेंस बेसिकली जो एक जनरल प्रैक्टिस है सोसाइटी की उसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है और उसका कोई भी फॉर्म जो है उसको बेसिकली अबॉलिश किया जाता है। लेटर ऑन इसी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए सरकार के द्वारा एक और कानून बनाया गया है जिसको कहते हैं SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। ठीक है, उसके बाद इसको अमेंड भी बाद में रिसेंटली किया गया है। अनटचेबिलिटी से संबंधित यही चीज जानना जरूरी है। चलिए, अब उसके बाद एक और बात बाकी बची थी इक्वालिटी, समानता लाने के लिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल। किसी को हमारे देश आजाद होने से पहले कुछ लोग अधिक स्पेशल हुआ करते थे, अपने आप को कुछ कुछ टाइटल लगा के बात करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भाई जब इक्वालिटी की बात है और सब समान है ना, तो ये ऐसे कोई टाइटल लगा के हमारे देश में नहीं घुमा करेगा। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा नहीं कन्फर किया जाएगा कोई भी टाइटल। बाकी कोई इनफॉर्मल है, किसी को नवाब कहते हैं तो कहते रहिए, परंतु अब स्टेट उसको नवाब नहीं मानेगा। नॉर्मल इंडिविजुअल है, पासपोर्ट के लिए आप अपनी लाइन में खड़े हो सकते हैं चाहे तो। एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स को दे सकता है स्टेट, और स्टेट देता भी है कई प्रकार की एकेडमिक। वो सिर्फ मेरिट के लिए है, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लोगों के अंदर। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। आप ले सकते हैं, फ्रांस से ऑर्डर ऑफ मेरिट ले सकते हैं, एकेडमिक टाइटल ले सकते हैं, परंतु ऐसा टाइटल नहीं ले सकते जो कि बेसिकली किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन जाए। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अब इंडिया का आदमी नहीं है, परंतु इंडिया के लिए कुछ काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट के किसी सर्विस में है, जब वो भी होगा उसको भी अलाउड नहीं है किसी प्रकार का टाइटल लेना। एक बड़ा प्री का क्वेश्चन है। इंडियन लोगों के लिए तो टाइटल अबॉलिश कर दिए तो सही है, परंतु क्या कोई फॉरेनर है जो कि भारत की सेवा में है तो क्या वो उसको वो ले सकता है टाइटल? वो भी नहीं ले सकता है। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट। कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो एक चीज याद करने की है। क्या याद है? देखिए, इस पे क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो नेशनल अवार्ड है, क्या ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट नहीं जाते? भाई टाइटल टाइप की चीज है, आप भारत रत्न हो गए हैं, इज इट समथिंग स्पेशल? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है इसको वैलिड है। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, नाम याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड है, उनको कोई अपने टाइटल पर, अपने कार्ड पर यूज नहीं कर सकता है। एक जनरल कन्फर्मेंट है सर्विसेज में उनकी मेरिट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट इज नॉट ए टाइटल इन द रियल सेंस। जो वो राजा हुआ करते थे, बैरन हुआ करते थे, या फिर इस प्रकार से कोई हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेटिक टाइटल नहीं है। ये हेरिडिटरी नहीं है। भारत रत्न का जो बच्चा होता है वो भारत रत्न नहीं होता है अनटिल अनलेस वो ऐसा काम करे कि उसको भारत रत्न दे दिया जाए। नेशनल अवार्ड जो थे, ये पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट किए थे। 1977 में जब जेपी गवर्नमेंट आई तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, परंतु वापस में 1980 में जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वापस आई तो इनको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। थोड़ा सा ट्रिविया है नेशनल अवार्ड्स के लिए, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल अवार्ड्स डज नॉट वायलेट द आर्टिकल नंबर 18। ये जो 5 आर्टिकल थे, 14, 15, 16, 17 और 18, ये हमारे इक्वालिटी, समानता के अधिकार को आइडेंटिफाई करते हैं। दे गिव अस द राइट ऑफ इक्वालिटी। अब इसके बाद आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता होती है वो डिस्कस होती है। कैसे कर रहे हैं?
आप 14वें आर्टिकल में सबके सब समान कर दिए गए और साथ में यह भी बताया गया कि असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा और समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इक्वल इज इक्वल, अनइक्वल इज इनइक्वल। आर्टिकल 15 में जो स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी पब्लिक लाइफ में, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, उनको डिलीट किया गया। नोबडी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन द कास्ट, सेक्स, रिलीज, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 में स्पेसिफिकली बताया गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो इन बेसिस पर। और आर्टिकल 17 और 18 पुरानी लेगेसी से रिलेटेड है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया और टाइटल्स को अबॉलिश किया गया देश के अंदर। अब सब बराबर हो गए। जब सब बराबर हो गए तब डिसाइड किया गया कि अब जब सब बराबर हो चुके तो इन सबको कुछ स्वतंत्रताएं दे देते हैं। लेट्स गिव देम सम फ्रीडम। आप लोगों को किस बात का अधिकार है? ये सारे के सारे आर्टिकल्स, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ग्युएबली, देयर आर अदर्स ऑल्सो। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इनको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तीनों के बारे में ध्यान से पढ़िए। अब आर्टिकल नंबर 19 के बारे में पढ़ते हैं और सबसे सरल है ये एक्चुअली में, वैसे है कॉम्प्लेक्स बट परंतु काफी सरल है। इट्स ए पैराडॉक्सिकल थिंग। आर्टिकल नंबर 19 में आपको ये अधिकार दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू, और उसके बाद ये क्लियर कट ऐसे डिटेल में आपको 6 अधिकार प्रोवाइड कर देते हैं, 6 स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूव, कहीं पर भी घूमिए जितना मर्जी, रिजाइड और सेटल जहां मर्जी कीजिए, प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन। अब इसमें आप लाइन से देखिए, ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, यहां पर एफ नहीं है। एफ बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। आपके पास स्वतंत्रता थी कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अनुच्छेद नंबर 31 और 19 पॉइंट एफ, इन दोनों को हटा दिया गया। कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे चलिए, अब एक एक के बारे में बात करते हैं। याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कम विद सर्टेन कंडीशंस। इन आर्टिकल्स को पढ़ते वक्त आपको यही कैच पढ़ना है कि कौन सी चीज को कब रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब आर्टिकल नंबर 19.1 के बारे में बात करें, 19.1.a, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। आपके पास सारे फ्रीडम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसी चीज के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड है। अब क्या है कि अंबेडकर जी से पूछा भी गया कि सर फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक्स्ट्रा लिख दीजिए ना, अलग से लिख दीजिए। बोलो उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिया है। अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एब्सोल्यूट है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर क्वालिफाइड नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अमेरिकन पीपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूट। और वहीं से वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस भी डिराइव करते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं कि हमने वहीं से लिया है, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है वहीं से है। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड है, तो हमारे में भी इंक्लूडेड ही है। कोई जब कहने की बात ही क्या है जब सामने लिखा ही हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट्स की, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, राइट टू साइलेंस। भाई बोलने का अधिकार है तो चुप होने का भी तो होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि अकेले बोलने का अधिकार दे दिया जाएगा। चुप होना भी बेसिकली एक एक्सप्रेशन ही है। टू नॉट से इज टू से समथिंग। कई बार साइलेंस ट्रीटमेंट देते तो हैं आप अपने मित्रों को, यह भी आपका अधिकार ही है। दिस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। 8 हैं लिखे हुए हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे सवाल आ जाए तो आपको जबान बंद करनी पड़ सकती है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का इश्यू हो तो जबान बंद करवा सकती है स्टेट, आपको करनी नहीं पड़ेगी, स्टेट करवा देगी। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, किसी वजह से दूसरे देशों के साथ मित्रता वाले रिश्ते बनाए रखने के लिए आपको बंद कराया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर आप खराब ना करें, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते आप जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो, वायलेंस पता चले भड़काने लग गए कुछ कह के, ऐसा नहीं है। इस चीज का कोई अधिकार नहीं है किसी को भी। डिसेंसी और मोरालिटी, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि ऐसे बोला ना जाए कि पूरा समाज की मोरालिटी खत्म हो जाए। हो सकता है आपकी मोरालिटी अलग तरीके से, आपके लिए डिसेंसी का अलग मतलब हो, परंतु इन जनरल समाज, अब ये सारे के सारे हैं कॉम्प्लेक्स, डिफाइन आसानी से नहीं कर सकते आप इनको। आप नोटिस कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कंटेम्प्ट अलाउड नहीं है। डिफेमेशन, दूसरों को बेइज्जती नहीं कर सकते, झूठी, सच बात अगर है तो कुछ भी बोलिए, अगर झूठी बोलेंगे तो उसको डिफेमेशन कहा जाएगा, वो अलाउड नहीं है।
एन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप लोगों को इंसाइट नहीं कर सकते कुछ करने के लिए, कुछ क्रिमिनल करने के लिए, सिविल करने के लिए बिल्कुल कर सकते हो। ये बेसिस पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। ये याद करने योग्य है कि ये क्वेश्चन है सीधा प्रीलिम्स का, किस बेसिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका रोका जा सकता है। देन द सेकंड वन इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। आपके पास अधिकार है कहीं पर भी दोस्तों के साथ जाकर इकट्ठा खड़ा होने का, कोई समस्या की बात नहीं है, परंतु बात ध्यान रखिएगा कि ये पीसफुल असेंबली होनी चाहिए, अनआर्म्ड होनी चाहिए। पब्लिक मीटिंग प्रोसेशन के अंदर इनकी परमिशन की जरूरत पड़ती है कई बार, इवन फॉर द पीसफुल असेंबली। आर्म्ड के लिए कोई अधिकार नहीं है कि अब पता चला डंडे, बैट बॉल, बेसबॉल बैट लेके चले गए और आपको लग रहा है कि अधिकार में आता है। नहीं, पीसफुल असेंबली अनआर्म्ड कहीं पर भी होगी। और जो कुछ पब्लिक मीटिंग्स या प्रोसेशंस हैं उनके लिए परमिशन भी लेना अधिकार में ही आता है, ऐसा नहीं है कि उनको बिना परमिशन के किया जा सकता है। 2 रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी दी हुई हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग ट्रैफिक मेंटेनेंस। यानी कि अगर ट्रैफिक आपके वजह से कुछ टूट रहा है, खराब हो रहा है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली को लिया जा सकता है। एंड सेकेंड, स्पेसिफिकली जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है उसको रोका जा सकता है सेक्शन 144 ऑफ आईपीसीसी के तहत। जब कहीं पर किसी भी जगह पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेक्शन 144 लगाया गया है तो 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इवन दो दे माइट बी डूइंग इट फॉर द पीसफुल। उस समय एक लिमिटेशन है, ये स्पेसिफिक लिमिटेशन आती है आर्टिकल नंबर 19(1)(b) की। नाउ वी कम टू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने जानकारी से किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी, चाहे यूनियन बनाइए, सोसाइटीज बनाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, कमर्शियल बना सकते हैं, इकोनॉमिकल बना सकते हैं, रिलीजियस बना सकते हैं, पॉलिटिकल बना सकते हैं, सोशल बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की एसोसिएशन जो है वो आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें भी अगेन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर लग सकती हैं, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और भारत की पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी खत्म ना हो, खराब ना हो। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की सोसाइटी या एसोसिएशंस बना सकते हैं। हावेवर याद रखिए कि आर्टिकल नंबर 33 में लिखा हुआ है, जैसे अगर हम देखें हमारे जो अनुच्छेद नंबर 14 से लेके 32 तक हमारे जो मेन मौलिक अधिकार है वो हैं, 12 और 13 के अंदर स्टेट और लॉ की डेफिनेशन है, और इसके बाद 3 और बिकते हैं, 33, 34 और 35, जिसमें 33 में स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के बाशिंदे हैं, आर्म्ड फोर्सेस में जो काम करते हैं, पुलिस फोर्स में जो काम करते हैं, मिलिट्री में जो काम करते हैं, जिनके पास हथियार होते हैं, जिन लोगों के पास, वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस दी गई है। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चल रही है और ऐसे में हमारी मिलिट्री या पुलिस फोर्सेस वो उस समय स्ट्राइक पर चली जाए, या बेसिकली अगर उसको किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस कर सके, तो बिकॉज दे हैव ए वेरी स्पेशल रोल टू प्ले इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों पर लगती है। याद रखिए कि आर्म्ड फोर्सेस के लोगों पर सिर्फ वही नहीं जिनके पास आर्म्स हैं, जो नॉन कॉम्पिटेंट्स हैं, जैसे कि सपोज कीजिए भाई आर्म्ड फोर्सेस में बार्बर होते हैं, धोबी होते हैं, वो भी उसी का पार्ट है, उनके ऊपर भी अप्लाई है। आर्म्ड फोर्सेस इज द वर्ड, आर्म्ड होना जरूरी नहीं है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो उनको चलाने के लिए डे टू डे जो उनको चलाते हैं, उनके ऊपर भी ये इन्वॉल्व होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आर्म फोर्सेस के पास असेंबली एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, उनके पास एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, नॉन पॉलिटिकल क्लब्स बना सकते हैं, मिल सकते हैं पार्टी के लिए, बातचीत के लिए। हाउएवर दे कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, और उसमें चाहे आर्म्ड हो, चाहे कॉम्बिटेंट्स हो, या फिर नॉन कॉम्बिटेंट्स भी हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है। देन हमारे पास एक चौथे वाला अधिकार दिया गया है जो स्वतंत्रता है 19 में, मूवमेंट। आपके पास अधिकार है कि आप फ्रीली अपने देश में, पूरा का पूरा देश आपका है, जहां मर्जी, जैसे मर्जी, पूरे के पूरे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री आप कहीं भी घूम सकते हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो। इसमें भी स्पेसिफिकली आर्टिकल 19(1)(d) प्रोटेक्ट्स ओनली इंटरनल मूवमेंट विद इन द कंट्री। ठीक है, आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, यह अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा गया है। आप देश के बाहर जा सकते हैं कहीं पे भी, इसका पूरा ये भी फंडामेंटल राइट है, परंतु दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 21, वो अनुच्छेद राइट टू लाइफ के अंडर आता है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा यहां पर कि भाई देश में कहीं भी घूम सकते हो, यस घूम सकते हो। कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 19(1)(d) के अंदर। अगर देश के बाहर जाना हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, बट दैट फंडामेंटल राइट इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 21, नॉट इन आर्टिकल 19। इट्स ए वेरी स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली
ओनली डिस्कसिंग द इंटरनल मूवमेंट इन द इंडिया। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, दो, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको जाने के लिए परमिशन जरूरत पड़ सकती है, आपको परमिट लेना पड़ सकता है, हो सकता है वहां पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी जाए अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ अधिकारों को प्रोटेक्शन करने की जरूरत पड़े तो। उसमें बेसिकली ये मत मानिएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसी प्रकार की। और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कई बार कुछ लोगों का कहीं पर जाना हो सकता है कुछ समस्या खड़ी कर सके, तो ऐसे में कई बार फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका भी जा सकता है जरूरत पड़ने के ऊपर। सरलता की बात है, आर्टिकल नंबर 19E, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अब भाई जब कहीं भी घूम सकोगे तो फिर कहीं भी रह भी सकोगे, ये भी बात है, कहीं पर भी रहने का भी आपके पास अधिकार है। यू कैन सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन सेम बात इसमें यहां पर दोबारा वही बात होती है, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक में रोका भी जा सकता है और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अगर आप ये कहें कि मुझे जाकर वहां घर बनाना है जहां पर एक शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एरिया है, बना सकते हैं, परंतु अगर जरूरत पड़े तो उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए इस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है जरूरत पड़ने पर, नॉट एन स्पेसिफिकली। अब जैसे कि आप देखिए कि कुछ एरियाज हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के, जहां पर हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट सिस्टम लगता है, यानी कि आपको वहां पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, आपको जरूरत पड़ती है, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है मैं वहां जा रहा हूं और किस लिए जा रहा हूं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपको आपकी स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का रोक नहीं है, बट जस्ट टू प्रोटेक्ट सम वल्नरेबल सोसाइटी, वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, आपके पास ये अधिकार है। तो ये आपको उन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ट्रेवल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये परमिट सिस्टम इशू किया जाता है। बट मोर और लेस अगर आप चाहें तो देश में कहीं पर भी आपको, अब दिल्ली में जाके रहना चाहते हैं, पैदा दिल्ली में हुए थे, बेंगलोर में जाके रहना चाहते हैं, बेंगलोर से गुजरात, महाराष्ट्र, जहां भी रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहां पर सेटल होना चाहते हैं चाहे तो आप कर सकते हैं बिना किसी मेजर रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा। एंड देन द लास्ट वन, एक जो छठे वाला अधिकार 19वां आर्टिकल आपको देता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। भाई तभी तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आप एसएससी का फॉर्म भर लीजिए, आप यूपीएससी का फॉर्म भर लीजिए, आप चाहें तो आरबीआई का फॉर्म भर लीजिए, स्टेट सिविल सर्विसेज का भर लीजिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बन जाइए, आप इंजीनियर पसंद है आपको इंजीनियर बन सकते हैं, पेंटर बन जाइए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए, आप अध्यापक भी बन सकते हैं। इसी अधिकार का प्रयोग कर मैं स्वयं अब अध्यापक बन गया हूं कि आप राइट टू सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये राइट टू रिजाइड है, तो बेसिकली उसके बाद आपके पास हर प्रकार का अधिकार भी है। इसको भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रोफेशन का ये मतलब नहीं है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लग जाएंगे ये कह के कि यही प्रोफेशन है मेरा, या ड्रग्स या एक्सप्लोजिव में ट्रेड्स करने लग जाएंगे कि मैं ड्रग्स बेचना चाहता हूं। नहीं भाई, इमोरल और डेंजरस जो ट्रेड्स हैं वो आपको कंप्लीटली रोका जा सकता है उनको करने से। बियॉन्ड दैट आपके पास कंप्लीट अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और लेकिन एक इसके अंदर गवर्नमेंट, अब ये भी आप खुद भी लॉजिकली सोचिए, कोई भी काम होता है, जॉब होती है, आप सरकार की जॉब पे आपके पास है, अनुच्छेद नंबर 16 में लिखा गया है कि आपको किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बट सर्टेन क्वालिफिकेशंस दे सकते हैं। अब अगर आप भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो एक क्वालिफिकेशन होगी कि आप इंजीनियर हो। अगर आप किसी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में हैं तो कोशिश होती है कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डिग्री हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो एक जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली संविधान अलाउ करता है। अब लॉजिकली भी सोचे तो अब अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आर्ट्स वाले लोग अप्लाई कर देंगे तो फिर बेसिकली वहां पर जाकर काम कैसे करेंगे अगर पेपर क्लियर भी हो गया तो। सो देयर इज ए बेसिक क्वालिफिकेशन। उसी तरीके से जैसे यूपीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके लिए क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, सिर्फ कुछ और जैसे कि आपने कोई ऐसी डिग्री की है जो कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट नहीं मानी जाती है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इस किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है। ये हमारे अनुच्छेद नंबर 19 में। अनुच्छेद 19 को पढ़ें तो बेसिकली इसके अंदर सरल बात है कि इसमें 6 स्वतंत्रता दी हुई है और किस किस बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग बेसिस पर लगाई गई हैं, सबकी अलग अलग है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की 8 हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली की 2 हैं, सेम दोनों की दोनों फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की 2 हैं और सेम दोनों की दोनों फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की हैं। और उसके बाद एक 19 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में एक अलग से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक पे बेसिक्स पे कुछ प्रोफेशन से रोका जा सकता है, बियॉन्ड दैट नो अदर प्रॉब्लम इज इश्यूड। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 19 हो गया। अब हम अनुच्छेद नंबर 20 जो है और 21 और जो 21A और 22 है वो नेक्स्ट में करेंगे। इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा हमने कि सर आपने फ्रीडम वाला चैप्टर स्टार्ट करके इनकम्प्लीट क्यों छोड़ रहे हैं? इसको कहते हैं जाइगार्निक इफेक्ट।
कुछ चीजों को अगर इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है तो थोड़ा सा बेहतर याद होती हैं, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं। सो आज हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13। मोर इंपॉर्टेंटली अगर ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आपके लिए अनबियरेबल हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे इसको एक एक घंटे में करने की, ताकि दिमाग में थोड़ा सा प्रोसेस भी होता रहे। 12 बताएगा कि स्टेट कौन है। ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ पार्ट नंबर 3 पर लगती है। पार्ट 4 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो पार्ट 4 में फिर से डिफाइन की जाएगी, और कहीं पर भी ये डेफिनेशन नहीं लगती है। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 में कानूनों को डिफाइन किया गया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और आखिर कानून कौन कौन से कानून देखे जाएंगे जब फंडामेंटल राइट्स को कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 14 से स्टार्ट होता है आपका फंडामेंटल राइट। समानता का अधिकार है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। 16वां, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17वां, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। और 18वां, किसी भी प्रकार का स्पेशल टाइटल अबॉलिश कर देता है। एकेडमिक टाइटल और मिलिट्री टाइटल ये दोनों के दोनों अलाउड है। अनुच्छेद नंबर 19, जो कि हमारा मैग्ना कार्टा है, फंडामेंटल राइट्स का मैग्ना कार्टा, एक्चुअल राइट्स जो ट्रूली आपकी स्वतंत्रता, आपको एक फुल फ्लेजेड नागरिक बनाते हैं, वो अनुच्छेद नंबर 19 में है। उसमें आपको 6 स्वतंत्रता प्रोवाइड करती है। उन 6 की 6 स्वतंत्रता पर कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को याद रखिए। पर्टिकुलर अधिकार पर पर्टिकुलर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। एंड दैट इज इट। फ्रॉम देयर ऑन वी विल डू द आर्टिकल नंबर 20, जो कि आने वाले आर्टिकल पे हम बेसिकली नेक्स्ट वाली जो लेक्चर नंबर 7 है उसके अंदर होगा। वहां पर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे पूरे पूरे इनको करते हुए। याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज तक we will be doing it article to article, and from there on the focus would be less on the article number, more on the concepts and the relation between those articles. nuance के ऊपर ज्यादा उसके ऊपर concept होगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अमित किल्होर सर्च कीजिए, फाइंड मी एंड यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली मैसेज मी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो संविधान से रिलेटेड, मेरे साथ बने रहिए, एंड तक बने रहिएगा। पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन योर लाइफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू विल गिव विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मोर और लेस स्पेसिफिकली। अब जैसे डॉक्टर का पीजी का देंगे तो उसमें नहीं पूछा जाता है, परंतु जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन सबका सिलेबस का पार्ट है। वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप संविधान से संबंधित बात करें वो लक्ष्मीकांत पढ़कर कर सकते हैं। और इन 100 घंटे की इस पॉलिटी सीरीज से स्टडी है, क्योंकि योर होल पॉलिटी वुड बी कवर्ड। आज मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का एक स्कैफोल्ड, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दिया है। फंडामेंटल राइट्स को, सिविलाइजेशन को समझने में 800 से 1000 साल लगे हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 1 घंटे में या 2 घंटे में हम समझ लेंगे। इस ढांचे का प्रयोग करके अब आप जब भी फंडामेंटल राइट्स को कहीं से पढ़ने की कोशिश करें तो उसके अंदर आपको न्यूएंस समझना थोड़ा और ज्यादा आसान रहेगा। अब आपको याद रहेंगी, क्योंकि अब आपके एंकर सेट हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के। आई विल सी यू इन द लेक्चर 7। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 20 एंड वी विल कंप्लीट द फंडामेंटल राइट्स देयर ऑन। हैव अ नाइस डे। माय नेम इज अमित वारिदे किलोर।